हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रानिया इस वक्त दुल्हन के लिबास में सजी सवरी सेज पर बैठी हुई थी। सबने उसकी तारीफ की थी और कहा था कि आज तक इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी गई। अजलान और रानिया की जोड़ी को बहुत सराहा गया था, लेकिन ये सब चीजें भी रानिया को खुश नहीं कर सकी और ना ही उसे दिली इत्मीनान नसीब हुआ था, क्योंकि रानिया के जज्बात कुछ और थे और इस वक्त वो उन्हीं जज्बात की ज़ैर असर थी। उसे रह रहकर अपनी बेबसी और शाह पैलेस की मकीनों की ज़बरदस्ती पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बहुत कोशिश की थी, लेकिन शाह पैलेस के मकीन इस एक मामले में बिल्कुल बेहिस बन चुके थे और वो रानिया की एक नहीं सुन रहे थे, जिसके नतीजे में आज रानिया यहाँ दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। रानिया को इस वक्त रोना आ रहा था और आंसू उसकी आंखों से बहे चले जा रहे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कभी कुदरत उसके साथ ऐसी सितम ज़रीफ़ी का मुजाहरा करेगी। वो तो सीधी साधी और बड़ी घरेलू सी लड़की थी। उसके ख्वाब भी छोटे छोटे से थे, लेकिन कुदरत ने ना जाने उसके बारे में क्या सोच रखा था कि आज उसे यहाँ पर लापटखा था। उसे अपने शौहर पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने इसे भी कितना मना किया था। इस शादी को रोकने के लिए रानिया से जो कुछ हो सका था उसने किया था। उसने अजलान की मिन्नतें तक कर ली थी, लेकिन अजलान ने भी उसकी एक नहीं सुनी थी। रानिया ने भी सोच लिया था कि अब वो अजलान की नहीं सुनेगी। अजलान को एक लम्हा भी खुश नहीं रहने देगी। वो इसके लिए उसकी ज़िंदगी अजीरन करके रख देगी। शायद ये रानिया का इंतकाम था और शायद इस वक्त उसकी सोचों का धारा मनफी सिमत बह रहा था। यही वजह थी कि वो इस वक्त अपने हवासों में महसूस नहीं हो रही थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। दुल्हन नापे का रूप तो उसके ऊपर था, लेकिन जो एक दुल्हन वाली शर्मो हया होती है और आने वाले लम्हों का एहसास होता है, वो रानिया के चेहरे पर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रानिया उस वक्त अपनी सेज पर बैठी हुई अपने दूल्हे का इंतज़ार करने की बजाय अपने माजी के बारे में सोच रही थी। वो माजी जिसे अब उसे सारी ज़िंदगी याद रखना होगा और उसकी यादों के सहारे ही उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना होगी। शाह पैलेस में दो ख़ानदान आबाद थे, बड़े भाई काजिम शाह और छोटे भाई आज़म शाह। दोनों में एक मिसाली मोहब्बत थी। यही वजह थी कि उन दोनों की बीवियां भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे और साजगार माहौल में वक्त गुजार रही थीं। आज़म शाह और काजिम शाह का ग्लास फैक्ट्री का काम था और उनके बनाए हुए शीशे दुनिया भर में फ़रोख्त किए जाते थे। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके बहुत असरो रसूख थे। आज़म शाह के दो बेटे थे, उस्मान शाह और अजलान शाह, जबकि काजिम शाह को अल्लाह ने शादी के कितने अरसे तक बेऔलाद रखा था और तकरीबन 10 साल के बाद जब रानिया ने दुनिया में कदम रखा तो हर एक ने उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, क्योंकि एक तो वो शाह पैलेस की पहली पहली बेटी थी और फिर जब इतने सालों बाद दुनिया में आई तो हर एक ने उसे हाथों हाथ लिया। रानिया थी भी बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्ची, जो चंद लम्हों में ही दूसरे का दिल मुट्ठी में ले लेती थी। रानिया को जो कोई भी देखता तो प्यार किए बिना नहीं रह सकता था। आज़म शाह और उनकी बीवी रानिया को पाकर बेहद खुश थे, लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ रानिया ही लिखी गई थी। उसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई। बावजूद कोशिश की अल्लाह ने उन्हें सिर्फ रानिया तक ही महदूद रखा और रानिया अकेली ही अपने माँ बाप के हिस्से की मोहब्बतों की हकदार ठहरी। ना सिर्फ अपने माँ बाप की, बल्कि ताया ताई और अपनी पुप्पो रफ़िया बेगम की भी। रफ़िया बेगम की भी अजीब कहानी थी। रफ़िया बेगम दो भाइयों की लाडली बहन थी और बेहद खुश मिजाज और शोख चंचल थी। अपने कॉलेज में रफ़िया बेगम बहुत मुतहरिक थी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद रफ़िया बेगम के थोड़े रंग ढंग बदल गए और यूनिवर्सिटी में एक लड़के इमदाद हुसैन से उनकी दोस्ती हो गई। रफ़िया बेगम की वो दोस्ती इतनी बढ़ गई
कि बरादरी से बाहर होने के बावजूद रफ़िया बेगम ने इमदाद हुसैन से खुफिया निकाह कर लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उनके ख़ानदान में बरादरी और ज़ात पात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अभी तक तो रफ़िया बेगम की कहीं बात तय नहीं थी, लेकिन आजकल उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। इस बात ने रफ़िया बेगम को परेशान कर दिया और उन्होंने चुपके से इमदाद हुसैन से निकाह कर लिया। इमदाद हुसैन कोई आम आदमी नहीं था, वो भी सिंध का एक वडेरा था जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया हुआ था। उसे भी रफ़िया अपनी शोखो चंचल अदा और भोली भाली सूरत की वजह से पसंद आई थी। वो भी रफ़िया के साथ संजीदा था, लेकिन रफ़िया के घर वालों के मुतवक्का रद्द अमल की वजह से इन दोनों ने बजाय घर पर बात करने के खुफिया निकाह को तरजीह दी और यूं वो एक दूसरे के हो गए। लेकिन घर पर जब रफ़िया बेगम की शादी के लिए ज़ोर डालना शुरू हो गया और आजकल में ही उनकी मंगनी की रस्म होनी थी, तब रफ़िया बेगम ने घर पर यह धमाका कर दिया। उनका ख्याल था कि माँ बाप उनके निकाह के बारे में सुनकर वक्ती तौर पर गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर इज्जत से उन्हें रुखसत कर देंगे। लेकिन सब कुछ रफ़िया बेगम की तवक्को के बरअक्स हुआ। उनके वालिद साहब ने ये बात दिल पर ले ली थी और उसी वक्त रफ़िया को घर से निकाल दिया था। हालांकि रफ़िया बेगम ने अपने वालिद की बहुत मिन्नतें की और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लिए तो यही सदमा बहुत बड़ा था कि उनकी जान से प्यारी और लाडली बेटी ने उनकी मर्जी और रजामंदी के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो जैसे टूट से गए थे। रफ़िया बेगम को घर से निकालने के बाद उसी रात उन्हें शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा और वो जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। रफ़िया बेगम अपने बाप की तदफीन में आई थी, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें उनका चेहरा नहीं देखने दिया। रफ़िया बेगम के लिए दोहरा सदमा था। उन्होंने भाइयों की बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाइयों का एक ही कहना था कि जब वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बेदखल कर दिया था, तो हम तुम्हें अपने सीने से नहीं लगा सकते। उस दिन के बाद से इस घर में रफ़िया बेगम का जिक्र ममनू हो गया था। ना तो भाइयों ने उनकी कभी खबर ली और ना ही माँ ने उनका पीछा किया। यूं रफ़िया बेगम एक किस्सा पारीना बन चुकी थी और ख़ानदान में उनका नाम लेना भी गुनाह तस्वुर किया जाता था। लेकिन शायद कुदरत को भी रफ़िया बेगम और उनके भाइयों की आजमाइश मंजूर थी। तभी सालों के बाद जब एक शाम रफ़िया बेगम शाहमीर की उंगली थामे भाइयों के दर पर चली आईं, तो उनकी हालत को देखते हुए भाइयों ने तरस खाकर उन्हें अपने घर में रख लिया। इमदाद हुसैन का इंतकाल हो गया था और उसके बाद उसके घर वालों ने रफ़िया बेगम को वहाँ रहने नहीं दिया। उनका कहना था कि रफ़िया गैर बरादरी से है और हम उसे सिर्फ इमदाद हुसैन की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। अब चूंकि वो जिंदा नहीं रहा, तो हम इसे अपने घर पर नहीं रहने देंगे। हालांकि रफ़िया बेगम की सास रफ़िया बेगम की हमनवा थी, लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी और यूं रफ़िया बेगम 8 साला शाहमीर की उंगली थामे मुख्तसर सा सामान लिए भाइयों के दर पर आ गई। उन्हें 1% उम्मीद नहीं थी कि भाई उन्हें अपने घर में पनाह देंगे, लेकिन न जाने वो कौन सा लम्हा था, या शायद गुजरते हुए वक्त में पुराने ज़ख्मों पर खुरन डाल दिया था। तभी रफ़िया बेगम के भाइयों ने उन्हें घर पर पनाह दे दी। उस दिन से रफ़िया बेगम की ज़िंदगी एक कमरे तक महदूद हो गई थी और कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने तक। रफ़िया बेगम के आने के बाद उनकी भाभियों की ज़िंदगी काफ़ी पुरसकून हो गई थी, क्योंकि उनकी भाभियाँ अपने अपने कामों की जिम्मेदारी रफ़िया बेगम पर डालकर पुरसकून होकर बैठ जाती, जबकि रफ़िया बेगम सारा दिन बावर्ची खाने में खड़े होकर खाना बनाती रहती। रफ़िया बेगम ने भी हालात से समझौता कर लिया था। वो जान गई थी कि अब वो पहले की तरह रफ़िया नहीं है जो भाइयों की लाडली थी। अब तो वो एक बेवा औरत और एक यतीम बच्चे की माँ है, और जिन हालात में वो यहाँ से गई थी और अब वापस आई हैं, तो ये सब तो बहुत कम है। यूं तो भाई अब भी उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन ये था कि उनको देखकर रुख नहीं फेरते थे। आज तक खाने की मेज़ पर रफ़िया बेगम को नहीं बिठाया गया था, क्योंकि उनकी एक अलग ही हैसियत मुकर्रर हो चुकी थी।
यूं तो घर के बड़े इन चीज़ों के आदी हो चुके थे, लेकिन रानिया अभी तक इस बात को समझ नहीं पाई और वो अक्सर अपने बाप के साथ उलझ जाती। बाबा जान, आखिर पुप्पो को क्यों नहीं डाइनिंग टेबल तक बिठाया जाता? और वो अक्सर बाप से इस बात पर बहस करती नजर आती, जबकि उसके बाबा जान उसे रिसान से समझाते और कहते, रानिया बेटा, आप यहाँ के माजी के बारे में नहीं जानती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों में मत उलझें, जिन बातों से आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन रानिया को ये दोहरा मयार पसंद नहीं आ रहा था और वो अक्सर अपने ताया के साथ भी इस बात पर बहस करती। हालांकि ताया के दोनों बेटों उस्मान और अजलान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही वो कभी इन बातों में दखल देते थे। वो अपनी मौज मस्ती में रहने वाले थे। उस्मान ने तो वैसे भी लंदन में रहकर आला तालीम हासिल की थी और आजकल वो अपने बाप और चचा के बिजनेस में ही उनका साथ दे रहा था, जबकि अजलान यहीं पर मुकामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उन्हीं दिनों घर में अचानक ही उस्मान की शादी का शोर बुलंद हो गया और रानिया के ताया काजिम शाह ने अपने ही हल्का अहबाब में एक बहुत ऊंची फैमिली में उस्मान का रिश्ता तय कर दिया। उस्मान की शादी घर की पहली शादी थी, इसीलिए सारे घर की रौनकें उरूज पर थीं। रानिया भी इस शादी के लिए बहुत पुरजोश थी और उसने अपनी पसंद से शादी के लिए मलबूसात तैयार करवाए थे। इस वक्त भी वो ऑरेंज और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट के गरारा सूट में मलबूस मेहंदी का थाल थामे जब सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दी तो सामने से आता हुआ शामिर उसे देखकर अपनी जगह पर दम बखुद सा रह गया। शामिर की आंखों की वारफ्तगी को महसूस करते रानिया ने जो ही सर उठाकर देखा तो शर्मो हया से अपनी नजरें झुका ली। न जाने कब से रानिया के दिल में शामिर के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी कि अब रानिया जब भी उसे देखती तो उसे एक अपनायत का एहसास होता और वो चंद लम्हों से ज्यादा शामिर से नजरें नहीं मिला पाती थी। शायद शामिर भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था या फिर अपने दिल की कैफियत को छुपाए हुए था। लेकिन आज रानिया को इस तरह नक सक से तैयार देखकर शामिर भी जैसे खुद को काबू में नहीं रख पाया। रानिया जैसे ही उसके करीब आई तो शामिर ने आहिस्ता से उसके कान में जैसे सरगोशी की, अपनी नजर उतार लेना, आज इस रुए जमीन पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। शामिर की यह सरगोशी रानिया के कानों में उतरते हुए उसके दिल को खिला गई और उसके चेहरे को महका गई। वो शर्माती हुई उसके पास से गुजर गई और फिर सारी तकरीब के दौरान रानिया को बार बार शामिर की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस होती रही थी। शामिर और रानिया शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे, क्योंकि उन दोनों को आज तक कभी इजहार की ज़रूरत पेश नहीं आई। वो दोनों जैसे एक दूसरे के दिल की हालत से बाखबर थे और जानते थे कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। ना तो कभी रानिया ने एक हद से आगे शामिर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही कभी शामिर ने। यूं ही ढके छुपे अंदाजों में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, लेकिन उन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होगा। क्या वो दोनों एक भी हो पाएंगे या नहीं? क्या वो दोनों कभी एक साथ जिंदगी गुजारेंगे या फिर जिंदगी भर के लिए अलग कर दिए जाएंगे? रानिया और शामिर को अपनी जिंदगी के बारे में अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। आज रानिया की सालगिरह थी और सुबह से ही घर में इस बात की तैयारियां की जा रही थी। रानिया को सरप्राइज देने के लिए इन तैयारियों को उससे मुख्फी रखा गया था। रानिया जब कॉलेज से वापस लौटी तो आते ही सो गई, लेकिन शाम के वक्त जब वो सो कर उठी तो सारे घर में फैले हुए अंधेरे और सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया और वो बेख्तियार घबरा गई। अम्मा, ताई, आप सब लोग कहाँ हैं? रानिया ने घबराते हुए अंदाज में उन्हें आवाज़ दी और टीवी लाउंज तक चली आई, लेकिन अचानक ही एकदम से सारी लाइट्स ऑन हो गईं, जिसने रानिया की आंखें चुंदिया दी और तभी हैप्पी बर्थडे की ज़ोरदार आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। रानिया के घर वालों ने उसके लिए खूब सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। रानिया बेइंतहा खुश हुई
और कहने लगी, अरे आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बेहद खौफजदा हो गई थी। ये कहते हुए उसने हॉल में नज़र दौड़ाई, लेकिन वहां पर शामिर कहीं भी नहीं था। अलबत्ता रफिया बेगम एक कोने में ज़रूर खड़ी थी। रानिया का दिल दुख से भर गया, क्योंकि ख़ानदान की ऐसी किसी भी तकरीब में शामिर शामिल नहीं होता था। वो अपने मामू के बुरे रवैये और मुमानियों के तंज की वजह से उनके सामने आने से गुरेज करता था। रानिया इस अहम मौके पर भी शामिर को वहां देखना चाहती थी, इसलिए बेख्तियार रफिया बेगम को मुखातिब कर बैठी। शामिर कहाँ है? उसे भी बुला लाएं। उसकी इस बात ने जैसे एकदम से हॉल में सन्नाटा भर दिया। सब अपनी अपनी जगह खामोश हो गए, जबकि रफिया बेगम कहने लगी, अरे नहीं बेटा, वो तो घर पर ही नहीं है। उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। तुम लोग खुशियां मनाओ, सालगिरह करो, केक काटो। रफिया बेगम ने जल्दी से बात को संभाला, ताहम रानिया का दिल दुख से भर गया था। उसे शामिर से ऐसी बेगांगी की उम्मीद नहीं थी। यही वजह थी कि उसने बड़ी बेदिली से केक काटा। अपने घर वालों की खुशी की खातिर वो अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाए तब तक वहां पर मौजूद रही, जब तक कि सब ने उसे तोहफे नहीं दे दिए, और फिर उन तोहफों को खोला भी गया। यूं तो एक बड़ी खूबसूरत शाम थी, लेकिन रानिया के लिए इस शाम में भी एक उदासी थी। लेकिन शाम का इख्तिताम बड़े अच्छे माहौल पर हुआ। रात को जब शामिर घर वापस आया तो रानिया जैसे पहले से उसकी मुंतज़िर थी। शामिर ने उसे सामने बैठा देखा तो ठुठक सा गया, ताहम वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और कहने लगा, हैप्पी बर्थडे रानिया, सालगिरह मुबारक हो। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा तोहफा निकाला तो रानिया की आंखों में हैरत उतर आई। शामिर को इसकी सालगिरह याद थी। उसके लिए ये एहसास ही बहुत ख़ास था, वरना वो तो अब तक इसी वजह से उससे नाराज़ थी कि शामिर के लिए उसका सालगिरह का दिन कोई अहमियत ही नहीं रखता। लेकिन दर हकीकत उसे इसकी सालगिरह भी याद थी और वो उसके लिए तोहफा भी लेकर आया था। रानिया ने सारे दिन की तलखी को भुला दिया और वो अब मुस्कुराते हुए चेहरे से शामिर का लाया हुआ तोहफा देख रही थी, जो एक खूबसूरत से ब्रेसलेट पर मुश्तमिल था, और वो ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत था। और रानिया ने फ़ौरन ब्रेसलेट उसके हाथ में पकड़ाकर अपनी कलाई आगे कर दी। शामिर झिझक सा गया, लेकिन फिर रानिया के चेहरे पर खुशी देखकर उसने फ़ौरन वो ब्रेसलेट उसके बाजू की जीनत बना दिया, जो उसकी कलाई में आकर और ज़्यादा सजने लगा था। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। रानिया ने ब्रेसलेट को करीब करके देखा तो शामिर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुमसे ज़्यादा नहीं। शामिर की बात ने उसके अंदर एक सनसनी सी दौड़ा दी थी और इससे अपनी निगाहें नहीं उठाई जा रही थी। वो वहाँ पर उसके बाद ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई और अपने कमरे में भाग गई। वो ब्रेसलेट उसे शामिर की याद दिलाता और यूं महसूस होता जैसे शामिर भी उसके करीब ही है। रानिया की मोहब्बत जवान हो चुकी थी, शामिर भी उसके हमराह था, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि आजकल घर में क्या हो रहा है और किस बात पर प्लानिंग की जा रही है। अगर रानिया को पहले इस बात की खबर हो जाती तो शायद वो पहले ही इसका कोई सद्देबाप कर लेती। लेकिन जब एक दिन रानिया की माँ और बाप ने उसे कमरे में बुलवाया और कहने लगे, रानिया बेटा, तुमने आगे अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? तो रानिया बग़ैर चौंके कहने लगी, बाबा, मास्टर्स करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि किसी अच्छे इदारे में नौकरी कर लूँ। मैं सिर्फ नौकरी का तजर्बा हासिल करना चाहती हूँ। रानिया ने बड़े झिझकते हुए बात की, क्योंकि वो जानती थी कि उनके ख़ानदान में आज तक कभी लड़कियों को नौकरी की इजाज़त नहीं दी गई थी। जबकि इसकी बात सुनकर इसके बाबा कहने लगे, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? उनकी बात सुनकर रानिया ने हैरत से कहा, शादी? लेकिन एकदम से उसकी आंखों के सामने शामिर का चेहरा आ गया तो बेख्तियार वो मुस्कुरा दी। जबकि आज़म शाह कहने लगे, बिल्कुल शादी, आखिर तुम्हें शादी भी तो करनी है।
तुम इस घर की इकलौती बेटी हो और हम चाहते हैं कि अब यही मुनासिब वक्त है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। और तुम्हारे शायाने शान हमने एक बहुत खूबसूरत और अच्छा लड़का भी देख रखा है। उन लोगों ने बड़ी चाहत से तुम्हें मांगा है और मेरे ख्याल में तुम्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे बेहतर जोड़ तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। अपने वालिदैन की बात सुनकर रानिया हैरान रह गई। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी उसकी शादी का मसला ज़ेरे बहस आएगा। वो तो चाहती थी कि अभी वक्त इसी तरह गुजर जाए और शामिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। फिर जब इसके माँ बाप इसकी शादी के बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी रजामंदी भी लेंगे, तब वो इन्हें शामिर के बारे में बता देगी। लेकिन इसके माँ बाप तो जैसे सब कुछ तय किए बैठे थे और रानिया को बस एक इत्तला देने की ज़रूरत थी। ताहम रानिया ने खुद को संभालते हुए कहा, बाबा मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा और अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं है। आप भी अभी ऐसा कुछ मत सोचिएगा। रानिया ने अपने माँ बाप को मना कर दिया और वहाँ से उठ आई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। वो दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी थी। आंसू उसकी आंखों से तवातुर से बहते चले जा रहे थे। उसे अज़लान इस वक्त दुनिया का सबसे बुरा तरीन शख्स महसूस हो रहा था। अगर उसे मालूम हो जाता कि उसमें खुद रानिया की कितनी बड़ी बेहतरी थी तो वो कभी भी आंसू ना बहाती, बल्कि सजदे में गिर जाती। लेकिन उसकी आंखों के सामने माजी एक फिल्म की तरह चल रहा था कि जब उसे पता चला था कि उसकी शादी अज़लान से हो रही है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और उस दिन वो बहुत रोई थी, लेकिन उसने हिम्मत की थी और अपने वालिदैन के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और अपने हक के लिए लड़ी थी और उन्हें तमाम हकीकत से आगाह कर दिया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शामिर को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, और अगर उसके अलावा किसी और से मेरा रिश्ता जोड़ा गया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था। वो हैरान रह गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके इतने ज़्यादा प्यार करने वाले बाबा भी उस पर इस तरह हाथ उठा सकते हैं। उसे तो बस ये मालूम था कि वो लाडली है और हमेशा लाडली रहेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब उसके बाबा ने कहा था कि अगर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती हो तो फिर तुम शामिर से जाकर अभी अभी निकाह कर लो, और यही वो बात थी जिसने इसे बिल्कुल खामोश करवा दिया था। दूसरी तरफ जब वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी तब शामिर उसके सामने आया था और इसे रोता देखकर वो समझ गया था कि उसके मामू उसे कभी भी पसंद नहीं कर सकते। उन्होंने हस्बे मामूल इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक रानिया को मना किया होगा। वो जैसे ही रानिया को हौसला देने के लिए आगे बढ़ा था, वो नम आंखों से इसे देखती रही और इसे इतना कहा था कि तुम मुझे भूल जाओ। तब शामिर ने इसे कहा था कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो तुम ज़रूर मुझे हासिल होकर रहोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। रानिया उसकी तरफ देख कर रह गई थी और इसने इसे सोचने का वक्त मांग लिया था। इस कदर टूट चुकी थी कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कदम उठाए, क्या करे और क्या ना करे। वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। वो पूरी रात यही सोचती रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके वालिद ने तो उसे साफ मना कर दिया था कि वो दूसरी रफ़िया इस घर में नहीं पैदा होने देंगे। इसने उनसे पूछना चाहा था कि रफ़िया का सिर्फ इतना ही कसूर है कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। तो उसके बाद बाबा की आंखों में उसे नमी दिखाई दी और उसकी मामा ने उसे खामोश करवा के वहाँ से भेज दिया। इसे हकीकत मालूम नहीं थी कि रफ़िया पुप्पो ने पसंद से शादी की थी और यही सदमा उनके वालिद साहब बर्दाश्त नहीं कर सके थे। यानी रानिया के दादा उसी सदमे की वजह से इस दुनिया से चले गए थे और यही वजह थी कि वो सब लोग रफ़िया से बात नहीं करते थे। लेकिन रानिया इस हकीकत से लाइल्म थी। वो पूरी रात अपने कमरे में टहलती रही थी
क्योंकि शामिर ने उसे फौरी जवाब मांगा था और इसे यकीन दिलाया था कि इसके बाबा इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और अगर वो उस तरह निकाह कर भी लेंगे तो वो इसे माफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ रानिया के वालिद साहब को जब इस बात का इल्म हो गया कि वो शामिर को पसंद करती है तो उन्होंने चट मंगनी पर ब्याह वाला मामला किया और 2 दिन बाद रानिया का निकाह तय कर दिया। लेकिन इस बात से रानिया बेखबर थी और उसे इसीलिए बेखबर रखा गया था कि कहीं वो जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। जुमे वाले दिन उसका निकाह तय हुआ था। किसी ने भी उसे बताना मुनासिब नहीं समझा था और जब उसे पता चला तो वो अपना दिल महसूस कर रह गई थी और वो कुछ भी ना कर सकी थी। शामिर तो फिर उसे उस दिन के बाद से नज़र ही नहीं आया था। उसने आखिरी बार पिछली शाम को देखा था और उसने इससे कहा था कि हमारे पास वक्त कम है, तुम जल्द ही फैसला कर लो। तब रानिया बर वक्त फैसला ना कर सकी थी और अब पछता रही थी। निकाह के पेपर पर साइन करते वक्त उसकी आंखें कई बार नम हुई थी, उसके हाथ कई बार कांपे थे, यहाँ तक कि उसकी वालदा ने उसे सहारा दिया था और यूं वो बड़ी मुश्किल से कबूल है कह पाई थी। अजलान ये तमाम बातें महसूस कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो दोबारा हाल में जब लौटी जब अजलान ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था तो उसी वक्त रानिया ने उसे बुरी तरह झटक दिया और फिर उसी गुस्से और जज्बात में उसने रोते हुए अजलान के सामने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और कहा था कि तुम अपनी ख्वाहिश मुझसे पूरी करना चाहते हो, अपनी जिद मनवाना चाहते थे ना, तो लो अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो और जीत जाओ। मैं हार गई हूं लेकिन तुम अपनी जीत का जश्न मनाओ। ये कहकर वो फूट फूट कर रो दी थी और अजलान उसे देख कर रह गया। ये उनकी जिंदगी की खूबसूरत रात का एक बदतरीन आगाज था। लेकिन अजलान अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे कहना चाहता था कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सका था क्योंकि वो इसे सुनना ही नहीं चाहती थी। रानिया ने चीखते हुए इससे कहा था कि जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो फिर क्यों तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हो। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शामिर से मोहब्बत करती हूँ और उसी के ख्वाब अपने दिल में बसाए बैठी हूँ। लेकिन फिर भी तुमने अपनी ज़िद पूरी की, यहाँ तक कि मुझे बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ कांटे आएंगे। मेरा जिस्म तो तुम्हारे पास होगा लेकिन मेरी रूह हमेशा शामिर के पास रहेगी और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। ये कहकर वो कपड़े बदलने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी, ये देखे बगैर कि अजलान के दिल पर क्या गुजर रही है। वो आंखें मींच कर अपने आंसू अंदर ही उतार गया था। उसके दिल पर इसकी बातों से बहुत बुरी चोट लगी थी, यहाँ तक कि वो दिल बर्दाश्ता होकर कमरे से ही निकल गया था। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि रानिया ने कभी ये बात महसूस ही नहीं की कि अजलान तो उससे बचपन से मोहब्बत करता है, लेकिन उसने अपने जज्बात इसी दिन के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ था, वो तही दामा रह गया था। अगले दिन की सुबह रोशन हो गई थी और मुलाजमा ने उनके कमरे में नाश्ते की ट्रे पहुंचाई थी तो वो सोफे पर सो रहा था और रानिया पलंग पर बेसुध पड़ी थी। नाश्ता आते ही असलान ने उसे उठाया और जब इसे होश आया तो वो उस पर गुर्राई और नाश्ते की ट्रे उल्टा दी थी। अजलान को उसके इस रद्द अमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो इसे समझाना चाहता था लेकिन वो किसी भी हाल में समझने के लिए राजी नहीं थी, यहाँ तक कि अजलान को ही दूसरों को पता चल जाने के खौफ से कमरे से जाना पड़ा। वो जाते जाते उसने ये ज़रूर कहा था कि जो बात है वो कमरे में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये मेरी तुमसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, उस मोहब्बत की खातिर जो मैंने तुमसे की है। रानिया ने नखूत से उसकी तरफ देखा था और फिर कहा था कि ये मेरी मोहब्बत का गला घोंटकर तुम अपनी मोहब्बत को जो जन्म दे रहे हो तो याद रखना कि इसका अंजाम बुरा होगा।
ये कहकर वो दोबारा मुंह लपेट कर सो गई और अजलान बाहर आ गया था। शाम होते ही रानिया अपने कमरे से निकली। तब उसकी माँ ने उसे डांटा था। ये नई नवेली दुल्हन के तौर तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं। तब उसने इनसे कहा था कि आपने शादी करके अपनी मनमानी कर ली और अपनी बेटी खो दी। अब आपको अपना दामाद मुबारक हो। ये कहकर वो छत पर चली आई थी, क्योंकि इसे मालूम था कि इस वक्त शामिर छत पर होता था। लेकिन ये क्या, वहां शामिर मौजूद नहीं था। यहां तक कि उसने पूरा घर छान मारा था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी कि वो जल्द और बरवक्त फैसला नहीं कर सकी थी। यहाँ तक कि उसके वालिद साहब ने उसकी शादी आनन फानन तय कर दी और वो दोनों तही दामा रह गए। उसने आसमान की जानिब देखा था और फिर अपनी जानिब देखा था, और उसे इन दोनों में से कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। आसमान भी अकेला था, वो भी अकेली थी। उसका महबूब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और इस बेचैनी में वो अपने कमरे में आई कि वहाँ उसे अजलान किताब पढ़ता हुआ नजर आया। इसने फ़ौरन से उसके हाथ से किताब झपट कर दूर फेंक दी और उससे पूछा था कि शामिर को कहाँ भेज दिया है। रफ़िया पुप्पो भी नज़र नहीं आ रही। बताओ कितनी कीमत लगाई है मेरी, बता दो कितना फ़ायदा हुआ है तुम्हें मुझसे, मेरे महबूब को दूर करने में। उसकी आवाज़ रोहासी हो गई थी, लेकिन वो जोश और जज्बात में पीछे नहीं हट रही थी। यहाँ तक कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते। पिछले 2 दिन से पूरी पूरी रात जागने पर उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था और वो वहीं बेहोश हो गई थी। अजलान के हाथ पैर फूल गए थे। जो भी था वो इसकी मोहब्बत थी और इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। उसने फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां मालूम हुआ था कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ था। डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। इसे जब होश आया तो पूरे 2 दिन बाद आया था और ये 2 दिन पूरे घर वालों ने सूली पर काटे थे। वो बिल्कुल नुचड़ कर रह गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे और वो 3 दिनों में बिल्कुल कमज़ोर लग रही थी। इसे होश आया तो उसकी वालदा उसके पास मौजूद थी। इसे होश में आता देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया और प्यार से इसके सर पर बोसा दिया और इसे कहा था कि तुम्हें मेरी और अजलान की दुआओं की बदौलत नई जिंदगी मिली है। अजलान का नाम सुनते ही उसका मूड ख़राब हो गया और उसने अपनी वालदा के सामने हाथ जोड़ दिए कि वो अजलान का जिक्र इसके सामने ना किया करे। उसकी वालदा हैरत का शिकार हो गई और उन्होंने रानिया की तरफ देखकर कहा था कि तुम्हें नहीं मालूम कि उन 2 दिनों में अजलान ने किस तरह दिन रात एक करके तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हारी दवाओं का ख्याल, यहाँ तक कि होश में ना आने तक वो यहीं ठहरा रहा था। बस अभी आज मैंने ज़बरदस्ती उसे घर भेजा था कि तुम्हें होश आ गया। अब मैं उसे फ़ोन करके बताऊंगी तो वो दौड़ा चला आएगा। और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने उसे फ़ोन किया था और दूसरी तरफ से उसने कहा था कि वो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच रहा है। रानिया ने अपनी वालदा को टोक दिया और उन्हें कहा था कि वो अजलान की तस्बीह पढ़ना बंद कर दे। मुझे मालूम है कि वो वहीं ठहरा होगा, बस अब आप उसके मेरे सामने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कह रही हैं। रानिया की वालदा को रानिया से इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आखिरकार वो सच रानिया के सामने रखने का फ़ैसला कर लिया, जिसे छुपाने के लिए अजलान ने उन्हें अपनी कसम दी थी। उन्होंने रानिया को गुस्से से देखा और फिर कहा था कि आज मैं अजलान की दी गई कसम तोड़ती हूँ कि मैं इस कसम का कफ़ारा अदा कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में जो उसके लिए नफ़रत मौजूद है मैं उसे ख़त्म करके रहूँगी। शामिर की असलियत तुम्हें मालूम नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। शामिर ने तो तुम्हारी कीमत लगाई थी और अजलान को उसके करीबी दोस्त ने बताया था कि शामिर तुम्हें ज़रिया बनाकर हम सबसे इंतकाम लेना चाहता था। हालांकि रफ़िया बेगम ने जो कुछ किया था वो सबके सामने था। उसकी बदौलत तुम्हारे दादा इस दुनिया से गए। रानिया ने चौंक कर उन्हें देखा था। उसे यकीन नहीं आया
तब उन्होंने इसे कहा कि अजलान को जब शामिर की हकीकत पता चली कि वो तुम्हारी बदौलत हम सबसे इंतकाम लेना चाहता है, तो उसने इसी वक्त अपने रिश्ते की बात हमारे सामने रखी और तुमसे निकाह करने के लिए अपना रिश्ता पेश कर दिया। भला बतलाओ कि इस कदर बेगर्ज दुनिया में कौन हो सकता है? लेकिन तुम्हें अपने शौहर की कदर ही नहीं। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन रानिया के जहन में ये बात अटक गई थी कि उसके अपने शाहमीर ने उसकी कीमत लगाई थी। तभी वो उसे इस घर में यानी शाह पैलेस में नजर नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई। हालांकि डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था, लेकिन रानिया की वालदा भी मजबूर हो गई थी कि जितना जहर वो अजलान के खिलाफ उगल रही थी, ये ज़रूरी था कि उसे सच का इल्म होना चाहिए। अभी वो इससे यही बातें कह रही थी कि अजलान हॉस्पिटल में आ गया। उसे देखकर इसकी वालदा खामोश हो गई थी और वहाँ से निकल गई थी। अजलान ने रानिया में गैर मामूली तब्दीली महसूस की थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता था जैसे किसी बात पर उसे गहरा सदमा पहुंचा हो। वो अजलान से लड़ भी नहीं रही थी और ना ही उस पर गुस्सा निकाल रही थी और ना ही उसे बुरा भला कह रही थी। अजलान को ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि उसके जहन में ये खदशा उठा था कि कहीं जो वो समझ रहा है वही हकीकत उसे तो नहीं मालूम हो गई। लेकिन उसने अपने दिल को तसल्ली दी थी कि शायद ये हकीकत उसे मालूम ना हो। नर्स ने रानिया का खाना लाकर उसे दिया तो उसने अपनी गोद में ट्रे रखकर उसके पास कुर्सी रखी थी और उसे खाना खिलाने लगा था। और हैरत अंगेज तौर पर रानिया ने उसका हाथ नहीं झटका था, बल्कि खामोशी से खाना खा लिया था। उसके बाद अजलान ने नैपकिन से उसका मुंह पोंछा तो वो रो दी। अजलान बौखला गया था और इससे पूछा कि क्या हो गया है, मैंने कुछ गलती कर दी, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने इसकी तरफ बहते आंसुओं से देखा और कहा था कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझे एक बात का सही सही जवाब दें। अब अजलान को मालूम हो गया था कि जो वो सोच रहा है वही अनहोनी वकूअ पजीर हो गई है। उसने खुद को सच बताने के लिए तैयार कर लिया था। क्या ये सच है कि शामिर ने मेरी कीमत लगाई थी? इसका सवाल सुनते ही अजलान ने सर झुका दिया और जब बोला था तो ये कहा था कि शामिर तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि तुम्हारे जरिए चाचू जान को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि रफिया पुप्पो की सबसे ज़्यादा मुखालफत उन्होंने ही की थी। इसी वजह से उसका मंसूबा था कि वो उनकी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हीं के सामने खड़ा कर दिखाएगा कि जब उनकी बेटी उनके फैसले के खिलाफ जाकर शामिर से शादी करेगी। ये सुनकर रानिया के होश उड़ गए थे, लेकिन अजलान ने अपनी बात जारी रखी थी। उसने मजीद कहा था कि मुझे ये बात शामिर के करीबी दोस्त से पता चली थी, जो दरअसल मेरा भी दोस्त था, और उसने मुझे उसका सारा मंसूबा बता दिया था। तब मैंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए थे और सबसे पहले तुम्हें इसके जाल से बचाने के लिए मैंने चाचू जान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और तुमसे शादी के लिए हामी भर ली। शादी की रात शामिर मेरे पास आया था और उसने मुझसे तुम्हारी कीमत लगवाई थी, यानी उसने मुझे ये कहा था कि वो रानिया का पीछा छोड़ देगा अगर वो उसे बैरूने मुल्क पढ़ाई के लिए भेज दें और रफिया को एक अलग घर लेकर दें। और ऐसा ही हुआ। रानिया, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा सदका शामिर और उसकी वादा को दे दिया था, और यही हकीकत है। इसमें एक लफ्ज़ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये कहकर अजलान तो खामोश हो गया था, लेकिन रानिया शर्मिंदगी की अताह गहराइयों में गिर गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना शामिर उसे इस कदर धोखा दे सकता है। उसने इसे अपने जाल में फंसाया था ताकि वो इसके वालिदैन के खिलाफ इसे खड़ा कर सके। उसने नम आंखों से अजलान की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। अजलान ने यह देखा तो फौरन से आगे बढ़ा और उसके हाथ खोल दिए और उसके साथ साथ ये कहा था
कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तुम नादान थी, तुम मासूम थी, तुम्हें हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। मैंने तुम्हारे गलत रवैये के लिए तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। रानिया ने उसे गौर से देखा और इसे मालूम हो गया था कि इसके सामने इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मौजूद है, जो इसके बुरे वक्त को इस तक पहुंचने से पहले ही उसकी ज़िंदगी संवार गया था, और यहाँ तक कि अपनी सफाई भी पेश नहीं की थी। रानिया उसे देख कर रह गई थी। वो मुसलसल देखे जा रही थी कि अजलान ने उसके आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आई और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से नजरें झुका ली थी। उसने अजलान से कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रानियां बनकर रहूं। दिल टूटा हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे इसी तरह मोहब्बत से जोड़ देंगे जिस तरह आपने मेरी टूटी हुई ज़ात को जोड़ा है। अजलान ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था और उसे अपने सीने में भेंच कर छुपा दिया था, और रानिया को उस वक्त जो सुकून महसूस हुआ था वो इसकी रूह को ठंडक पहुंचा गया था। गलतफहमियां दूर हो गई थी, हकीकत सामने आ गई थी, और मोहब्बत अपनी बाहें फैलाए इन दोनों का इस्तकबाल कर रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।